हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एक लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं जो पर्टिकुलर हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी पीपल एंड इकॉनमी में। उसमें एक चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी पीपल एंड इकॉनमी में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, डेंसिटी भी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रोथ भी डिस्कस कर चुके हैं। अब कंपोजिशन डिस्कस करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोजिशन कई बेसिस पे है, जैसे रूरल अर्बन कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, और उसके बाद है वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन। ये सब डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखिए, पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम बहुत सारे बेसिस पे डिस्कस करते हैं, तो हमें ज़्यादा इसमें नहीं एज सेक्स के बेसिस पे नहीं डिस्कस करना है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे नहीं, एथनिक नहीं। हमें इसमें 2-3-4 चीज़ करना है। किस किस बेसिस पे करना है? रूरल अर्बन कंपोजिशन, कि रूरल एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं तो क्यों रहते हैं, अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, वर्किंग पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन का। रूरल अर्बन कंपोजिशन तो 2011 के सर्वे के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया के पॉपुलेशन का 68.84% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? ये रहती है रूरल एरिया में। और हमारे पास जो ऑलमोस्ट 6.5 लाख विलेज है, 6 लाख से ज़्यादा विलेज है हमारे पास 2011 में। ठीक है, ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। रूरल एरिया में इवन बेसिक एमिनिटीज भी नहीं होती है, हमें पता है। और रूरल एरिया में ज़्यादातर रूरल एरिया में रहने वाले पॉपुलेशन का मेन ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर, ये तो हमें पता ही है। एक तो ऑलमोस्ट 68.8% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रह रही है, ऊपर से इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? इनका मेन ऑक्यूपेशन होगा एग्रीकल्चर। कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ऑलमोस्ट कितना है? लगभग 6.5 लाख हमारे पास क्या है? विलेज है। कोई दिक्कत नहीं। और कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश में 89.97% जो है वो रूरल एरिया है। मतलब यहाँ पे मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन का, मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो भी हम बात करें वो पॉपुलेशन की बात करें। ऐसा नहीं कि इंडिया है, इंडिया का ये 68% जो ये मान लो 68.8% है, ये है रूरल एरिया। एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतने पॉपुलेशन कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं, ठीक है। तो ये है रूरल पॉपुलेशन इतना। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसी राज्य में, किसी विलेज एरिया में रहते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है बिहार। ऐसा नहीं है कि देखो, ऐसा नहीं, जो विलेज का बात करते हैं तो विलेज का साइज भी, आप ऐसा नहीं हो कि सारे देश में विलेज का साइज एक फिक्स है, नहीं। एग्जांपल लेता हूँ, मेरा विलेज है, उसमें ऑलमोस्ट 5,000 पॉपुलेशन होंगे, उसके बगल में एक विलेज है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 500 पॉपुलेशन होंगे। तो विलेज का, इवन एक विलेज में कितने पॉपुलेशन रहेंगे ये वैरी करता है। ऐसा सच कुछ नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है। कुछ हिली एरिया की बात कर लेते हैं। हिली एरिया, वहाँ पे ऐसे विलेज भी है जहाँ पे 100 पॉपुलेशन भी है, और कुछ ऐसे विलेज भी है जो हाईली पॉपुलेटेड बिहार राजस्थान जैसे जगहों पे हैं, जहाँ पे इवन 15,000 17,000 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। समझ में आया ना। तो रूरल एरिया 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश का 68.84% ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद बिहार में है। बात करें गोवा और मिजोरम का, यहाँ पे कम है, सबसे कम है गोवा और मिजोरम का। दिल्ली में सबसे लीस्ट रूरल पॉपुलेशन, ये यूटी है, ये दोनों तो स्टेट है। समझ में आया। तो रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर आसाम, फिर उड़ीसा। कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे मॉडरेट रूरल पॉपुलेशन है, जैसे मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और बिल्कुल कम रूरल पॉपुलेशन है जहाँ पे गोवा, मिजोरम आता है, तमिलनाडु और केरला, यहाँ पे कम है रूरल पॉपुलेशन। यूटी की बात करें तो कम कहाँ पे है? दिल्ली में और चंडीगढ़ में। कोई दिक्कत है? अब हम आपको एक चीज़ आपसे पूछते हैं
कि अगर मैं रूरल पॉपुलेशन की बात करूं, रूरल बोलूं कि सबसे ज़्यादा रूरल एरिया हिमाचल प्रदेश में है, तो मैं अर्बन एरिया की बात करूंगा तो सीधा आप उल्टा नहीं कर लोगे। अर्बन एरिया आप बोलोगे सबसे ज़्यादा है दिल्ली चंडीगढ़ में। अगर स्टेट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा गोवा में, फिर मिजोरम में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरला में। सबसे कम बोलूँ तो हिमाचल प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर आसाम में। तो सेम यही है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया कहाँ पे, गोवा में। उसी को माइनस कर दो ना। आपने देखा कि रूरल एरिया सबसे कम गोवा में है, तो अर्बन एरिया सबसे ज़्यादा गोवा में ही होता होगा, ये वही लिखा हुआ है। यूटी में दिल्ली सबसे ज़्यादा अर्बनाइज है, उसका चंडीगढ़ है, फिर लक्षद्वीप है। इसी तरह सबसे कम अर्बनाइजेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, बिहार आता है, आसाम, उड़ीसा, मेघालय आता है। समझ में आना। चलिए, तो रूरल अर्बन माइग्रेशन, देखो सिंपल बात कर रहे हैं, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, अर्बन पॉपुलेशन कम है। इतना ज़्यादा माइग्रेशन होने के बावजूद भी, सबसे पहले समझो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन क्यों होता जा रहा है। मेन कारण क्या है, जैसे मान लो एक कारण, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है इकोनॉमिक। भाई जॉब नहीं है रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में आराम से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अर्बन एरिया में आराम से जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सोशल कंडीशन मैंने इसलिए लिखा है कि लोगों को थोड़ा जो है कास्ट सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, ये थोड़ा छुआछूत वगैरह, ये रूरल एरिया में देखने को मिलता है। अर्बन एरिया में जाने के बाद ये सब खत्म हो जाता है। थोड़ा सा ये फायदा आप लिख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़े से अवेयर हो जाते हैं अर्बन एरिया में जाने के बाद, थोड़े मोबाइल वगैरह के बारे में जान लेते हैं, थोड़े सब कुछ के बारे में थोड़े अवेयर हो जाते हैं। रूरल एरिया में थोड़ा ये दूर रहते हैं इन सबसे। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत है माइग्रेशन के, वो हमें पता ही है। माइग्रेशन के प्रॉब्लम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे आप सबसे हेल्थ वाला जो इशू आ जाता है, हेल्थ वाला इशू आ जाता है कि यार उतना ज़्यादा सैनिटेशन पे ख्याल नहीं रखा जाता है। बहुत सारे स्लम्स एरिया लोग बना लेते हैं, क्योंकि इकॉनमी के लिए दौड़ के तो लोग चले आते हैं, लेकिन उतनी अच्छी इकॉनमिक कंडीशन मिल नहीं पाती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, स्लम्स एरिया में रहने लगते हैं। सेकेंड है पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल बेकार होती है। क्यों? क्योंकि इनका कोई वोट होता नहीं है, वोट की वैल्यू नहीं होती। भाई आप अगर बाहर से आ जाओगे यहाँ पे, दिल्ली आ गए, आपका वोटर आईडी कार्ड तो यहाँ का है, तो आप यहाँ पे वोट दोगे नहीं। वोट दोगे नहीं तो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू जीरो है, तो आपके लिए क्यों काम करेंगे बताइए। सिंपल है। उसके बाद और भी कारण हो गए, जैसे हमने हेल्थ देख लिया, पॉलिटिकल कारण देख लिया, थोड़ा एनवायरमेंटल भी देख लिया। क्योंकि आप जितना आप सोच के आते हो कि यार यहाँ पे जॉब मिल जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा फैक्ट्री ओपन होते रहते हैं। फैक्ट्री ओपन होते तो प्लांट वगैरह वो थोड़े बहुत ट्री वगैरह वो कट जाते हैं, इससे और ज़्यादा हेल्थ पे प्रॉब्लम पड़ता है, इन्वायरमेंटल इशू होता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है कि जहाँ पे पहले इंडस्ट्री ओपन हुई, जैसे मान लो कुछ ऐसा एरिया जैसे सूरत, अहमदाबाद एरिया देखते हैं, मदुरई, कोयम्बटूर वाला एरिया, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो गई, उसके धीरे धीरे लोग यहाँ पे आके बसने लगे, तो धीरे धीरे यहाँ पे अर्बनाइजेशन होने लगी, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होने लगा, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से यहाँ की इंक्रीज हो गई। तो अब रूरल एरिया में क्यों नहीं ऐसा होता है भाई? रूरल एरिया में मेन इकोनॉमिक का साधन क्या है? एग्रीकल्चर, जो कि काफ़ी स्टैगनेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए लोग क्यों दौड़ रहे हैं? बट भाई ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, हमारी सैलरी भी ग्रो करेगी। लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सैलरी तो ग्रो ही नहीं करेगी, सैलरी स्टैगनेंट ही रहेगी, तो हम रूरल एरिया में लोग नहीं जाते, रूरल एरिया में बहुत लोग नहीं लौटना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे एरिया है, जैसे आप तेलंगाना की बात करो या बिहार, यूपी सब के, या रिमोट हिली एरिया की बात करो, तो यहाँ पे ज़्यादातर विलेज एरिया ही है, अर्बनाइजेशन बहुत कम है। और एक और चीज़ मैं बात करता हूँ, जैसे खासकर बिहार यूपी की बात करते हैं, खासकर यूपी में आप वेस्टर्न यूपी की बात नहीं करना, ईस्टर्न यूपी की बात करना, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अर्बन एरिया उतना नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को आराम से एग्रीकल्चर से ही काम चल जाता है, तो लोगों को जब उतना मेहनत करना ही नहीं पड़ता है, लोगों को लगता है यार एग्रीकल्चर से तो हमारा गुजर बसर हो ही जाता है, तो हम क्यों फैक्ट्री ओपन करने के फिराक में भागे। तो एक इनका
डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा हो गया और एग्रीकल्चर ठीक ठाक प्रोडक्टिव भी हो जाता है तो लोग ज़्यादा उसके तरफ भागते भी नहीं है, इसलिए फैक्ट्री या मतलब एक ये भी कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन का नहीं होना बिहार और यूपी में। और भी कारण है, पॉलिट का कारण और भी। नेक्स्ट टॉपिक है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। ऑब्वियसली कितने लैंग्वेज है, तो इंडिया इज ए लैंग्वेज ऑफ लिंग्विस्टिक, इंडिया इज ए लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। हमें पता है कि कुछ कुछ किलोमीटर पे हमारा लैंग्वेज बदल जाता है। तो सबसे पहले ग्रियर्सन कौन थे, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। इन्होंने सबसे पहले सर्वे किया था और बताया कि इंडिया में 179 लैंग्वेज हैं और ऑलमोस्ट 544 डायलेक्ट है। डायलेक्ट मतलब तो बोली। लेकिन अभी कितना है हमारे पास, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। क्लियर, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है और टोटल और भी नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है। टोटल शेड्यूल लैंग्वेज हमारे संविधान में लिखा है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लिंग्विस्टिक सर्वे को अप्रूव किया गया था 1891 में। लिंग्विस्टिक सर्वे को अप्रूव किया गया था 1891 में और फॉर्मली ये बिगिन किया गया 1894 में और सर्वे कंटिन्यू होता है फॉर ए 30 ईयर विद द लास्ट रिजल्ट 1928 में लास्ट रिजल्ट पब्लिश किया गया था। ठीक है ना, 1921 में। चलिए, तो लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन तो आपके बुक में दिया है कि आप एक बॉक्स में जाइए। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि अगर सबसे पहले अगर लिंग्विस्टिक डेमोग्राफी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डायलेक्ट बोलने वाले कौन है, सबसे ज़्यादा बोलने वाले हिंदी। हिंदी का हाईएस्ट परसेंटेज है, समझ में ना, हिंदी का हाईएस्ट परसेंटेज है। कोई देंगे, ये पार्ट बोलने वाले हैं हिंदी, दिख गया। हिंदी तो सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लैंग्वेज है जैसे कि मान लो कश्मीरी या मान लो संस्कृत, ये सब बिल्कुल कम लोग बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो कुछ लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है हमारे बुक में और इवन क्लासिफिकेशन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का 4 टाइप में किया गया है। एक है ऑस्ट्रिएटिक, द्रविडियन, साइनो तिब्बतन, इंडो यूरोपियन। और इसको याद करने के लिए आप सिंपल आप एक मैप ले सकते हो, ऐसे याद हो जाएगा। सबसे पहले जो द्रविडियन होगा वो सदर्न इंडिया में होगा, ये याद कर लीजिए, द्रविडियन सदर्न इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं। जो इंडो तिब्बतन है, तिब्बतन वो वाला वो बॉर्डर पे होगा। क्लियर। उसके अलावे आप ऑस्ट्रो एशियाटिक बोलते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक इस वाले लैंग्वेज में थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, इस सारे लैंग्वेज पे। इंडो आर्यन सबसे मेजर पोर्शन पे होगा, ये है भारत का। इंडो आर्यन सबसे मेजर पोर्शन पे होगा, समझ में आया ना। चलिए, तो देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो बोली जाती है इंडो यूरोपियन, जिसको इंडो आर्यन भी बोलते हैं। सब फैमिली क्या है इसका, इंडो आर्यन, और उसका ब्रांच है 3, ईरानियन, डार्डिक, इंडो आर्यन। क्लियर। तो इंडिया में ये सब बोले जाते हैं। इंडिया में आपसे सिंपल ऐसा बोला जाएगा कि इंडो आर्यन का कौन सा ब्रांच जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, तो आप बोलोगे डार्डिक। इंडो आर्यन का कौन सा ब्रांच इंडिया के बाहर बोला जाता है, ईरानियन। इंडो आर्यन का कौन सा ब्रांच, इंडो आर्यन वाला ब्रांच ही इंडिया के अलग अलग पार्ट पे बोला जाता है। ऑलमोस्ट 73% लोग यही बोलते हैं। साइनो तिब्बतन ये थोड़ा ऊपर वाला एरिया पे है, जैसे देखो ना आप, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब पहाड़ी एरिया जो है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड। और उसके बाद इसको भी 2 है, साइनो तिब्बतन के भी 2 ब्रांच है, एक है तिब्बतो म्यांमारी और एक है साइमीज चाइनीज। क्लियर। इसके भी 2 ब्रांच है, तिब्बतो हिमालय, इसके 2 ब्रांच है, नॉर्थ हिमालय। नॉर्थ हिमालय वाला लैंग्वेज बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मणिपुर में। तो इतना ज़्यादा हमें याद नहीं रखना। द्रविडियन वही साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ। सेंट्रल ऑब्वियसली आप बिहार वगैरह में थोड़ा बहुत, सदर्न तो आप बिल्कुल नीचे बात करते हो सकते हो। सेंट्रल महाराष्ट्र, ये सब याद कर सकते हो। चलिए, तो हमारा लिंग्विस्टिक कंपोजिशन हो गया। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बाद डिस्कस करते हैं रिलीजियस कंपोजिशन। रिलीजियस कंपोजिशन में हिंदू सबसे मेजॉरिटी है, ऑलमोस्ट 80%। क्लियर। उसके बाद आता है मुस्लिम, उसके बाद आता है क्रिश्चियन, उसके बाद सिख। ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर मैं
देखो आपके बुक में इवन डेटा जो दिया है वो 2001 का दिया है और ये डेटा है 2011 का, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, समझे। लेकिन आप मेजॉरिटी देखोगे तो सबसे पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं कुछ कुछ एरिया, जैसे कुछ एरिया है जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, जैसे मान लो दो ऐसा एरिया मान लेते हैं, कश्मीर वैली है और एक है लक्षद्वीप, ये तो है बिल्कुल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। और भी जगह है जहाँ पे मुस्लिम है लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि 50% से ज़्यादा है, मेजॉरिटी इन द सेंस 50% से ज़्यादा है। इवन आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, केरला में मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। मेजॉरिटी आपको कश्मीर वैली और लक्षद्वीप में ही मिलेगी मेजॉरिटी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्रिश्चियन पॉपुलेशन की। क्रिश्चियन पॉपुलेशन आपको क्रिश्चियन पॉपुलेशन यहाँ इवन गोवा में भी मिलेगा तो सही, गोवा में मिलेगा, केरला में मिलेगा, लेकिन 50% से ज़्यादा आपको कहाँ का मिलते हैं, नागा, मिजो और मेघा। नागा, मिजो और मेघा, इन तीन जगहों पे क्या बोलते हैं, 50% से ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहते हैं। समझ में आना। बाकी पूरा इंडिया में है, जैसे ये इन जगहों पे पूरा 1% से भी ज़्यादा कम क्रिश्चियन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेजॉरिटी कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, लेकिन आपको केरला में भी मिल सकते हैं, मीन सिक्किम में भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बात करें थोड़ा बुद्धिज्म वगैरह का। जैन और बुद्धिज्म ये भी कुछ ही एरिया में रहते हैं। जैसे जैनिज्म जो है ना, मेन इसका जैनिज्म का मेन कंसंट्रेशन एरिया है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है ना। और बुद्धिस्ट का मेन कंसंट्रेशन एरिया है महाराष्ट्र, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ और एरिया है जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति वैली। क्लियर। कुछ और रिलीजन है जिसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं करना है। एक और टर्म है कि क्या रिलीजन और लैंडस्केप से कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ भाई, कहीं पे एक टेम्पल बना दो, वहाँ पे जो पॉपुलेशन बनेगी वही बसेगी जो इनको फॉलो करने वाला है। तो कहीं पे मस्जिद बना दो, इनको फॉलो करने वाले भी इसके पास बस जाएंगे, ठीक है। सॉरी, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं उतना तेज़ी से बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। देखो वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें, वर्किंग पॉपुलेशन की, तो हम टोटल पॉपुलेशन को, मतलब हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन को हम ऐसे बांट देते हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग। लेकिन वर्किंग पॉपुलेशन को भी हम थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, जैसे मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर। देखो वर्कर को देखो, नॉन वर्कर तो अलग है ही, लेकिन हम टोटल पॉपुलेशन में वर्कर और नॉन वर्कर में बांटे ना, तो नॉन वर्कर तो अलग है ही, लेकिन आप इसको भी हम बांट दिए मेन वर्कर में, मार्जिनल में। मेन वर्कर में है जो कम से कम आधा साल तो काम करे, मतलब कम से कम 183 दिन तो काम करे, और जो मार्जिनल वर्कर होता है वो 183 दिन से कम काम करता है। समझ में आया ना। चलिए कुछ बेसिक टर्म है। बेसिक टर्म क्या है, पहले इसको समझिए। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या होता है, ये डिफाइंड एज ए परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन ए लेबर फोर्स, अमंग द पर्सन्स इन ए लेबर फोर्स। सिंपल, सबसे पहले लेकिन लेबर फोर्स क्या है। लेबर फोर्स आप पूरे पॉपुलेशन को नहीं करते हुए, पूरे पॉपुलेशन को नहीं करते हुए, जितना पॉपुलेशन काम करने लायक है, ध्यान देना, जितना पॉपुलेशन काम करने लायक है, मान लो 15 से हम 65 जोड़ते हो, इनमें से भी आप उनको हटा दो जो काम करना चाहते ही नहीं है। ध्यान देना, आप पहले 15 से कम 65 से ऊपर वाले को हटा दिए, हटाए ना, और उसके बाद 15 से 65 में से भी उनको हटा दीजिए जो काम करना ही नहीं चाहते, जो इवन चाहते ही नहीं काम करना। तो इनको हटाने के बाद जो बचेगा वो बचेगा लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में जितने परसेंट लोगों को काम नहीं मिला उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोलते हैं। सिंपल है। टोटल पॉपुलेशन है देश का 200, इसमें से 100 पॉपुलेशन, 14 साल से कम के पॉपुलेशन कितने हैं, 50,
65 साल से ज़्यादा की पॉपुलेशन कितना 20, और इनमें से 10 लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते। 50 20 70 10 80 को हटा दिए तो टोटल बचा कितना 120, और इस x में से जॉब कितने नहीं करते 20 लोग जॉब नहीं करते, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हुआ 20/120 × 100। अब इसको डिवाइड कर दूंगा 5 6 ऑलमोस्ट 6 3 18 3 5 15% लोग क्या है अनएम्प्लॉयड है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? हाँ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब कितने पॉपुलेशन जो है वो काम करना चाहती है भाई, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग एटलीस्ट काम करना चाहते हैं, नहीं काम करने वाले को बाहर भगाओ। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो फीमेल की बात करते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब इसमें से कितने एम्प्लॉयड पर्सन है, वर्कर पॉपुलेशन मतलब नीचे टोटल पॉपुलेशन लिख देते हैं टोटल, और यहाँ पे कितने काम करते हैं, समझ रहे, इसको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब हुआ कि आप पहले उस एज ग्रुप को लाइए जिसका हमें देखना है जो काम कर सकते हैं, उसमें से भी आप उनको हटा दीजिए जो काम कर ही नहीं सकते। समझ में, जो काम करना ही नहीं चाहते, मतलब पहले उनको हटाइए जो काम कर ही नहीं सकते, यानी बच्चे और बूढ़े, और फिर उनको हटाइए जो काम करना ही नहीं चाहते। समझ में आया ना। कुछ ऑक्यूपेशनल कैटेगरी है हमारे देश में, ऑक्यूपेशनल कैटेगरी है 2001 के सेंसस के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया था 4 मेजर कैटेगरी में, कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर, हाउस होल्ड लेबर, अदर वर्कर। तो जो इन दोनों से कल्टीवेटर और एग्रीकल्चर लेबर्स को मिला के ऑलमोस्ट 54.6% पॉपुलेशन है। समझ में आया ना, ठीक है। ये एक्चुअली ये पहले डेटा इन दोनों का ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 58% था, लेकिन अब 54 हो गया है, थोड़ा सा घटा है ना। मतलब जो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में रहते थे वो कम है ना, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। कल्टीवेटर और एग्रीकल्चर लेबरर्स दोनों मिला के पॉपुलेशन कम रहती है, उसके बाद हाउस होल्ड लेबर है, उसके बाद अदर वर्कर है, ठीक है। 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पे ओनली 40% जो है ऑलमोस्ट इस पूरे पॉपुलेशन का वो काम करती है, चाहे वो मेन वर्कर हो। मेन वर्कर मतलब 183 दिन से ज़्यादा, मार्जिनल वर्कर हो 183 दिन से कम, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, मैंने बता ही दिया है। इसको तो हम अनएम्प्लॉयड वर्कर बट टोटल लेबर फोर्स इसको तो हम कर ही लिए, नाइदर ले सीकिंग नॉर वर्क, ये तो हमने कर लिया। एक टर्म आपको यहाँ पे बुक में दिया हुआ था, अगर आप पेज नंबर निकालोगे कितना 12, तो उसमें जेंडर इंडिया बेटर देन नेवर की बात की गई है। इंडिया बेटर देन नेवर एक इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम फीमेल का निकालते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम मेल का निकालते हैं, फिर देखते हैं कितना गैप है दोनों में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकलता है, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका पार्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट है। इसके अंदर और भी इंडेक्स आती है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद जेंडर गैप इंडेक्स, इसी तरह इनइक्वालिटी इंडेक्स करके। तो समझो फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उसके बाद फीमेल का नॉलेज करते हैं, कितना एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है। अब खुद सोचो यार, वुमेन का ये सब कम होगा कि नहीं, वुमेन का कम होगा, मेल का ज़्यादा होगा, तो इनके बीच गैप नहीं आ जाएगा, इसी को बोलते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एक गैप की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत पुराना डेटा है, वो बताया कि इंडिया की रैंकिंग अच्छी है बाकी हमारे पड़ोसी से, यानी हमारे यहाँ वुमेन ज़्यादा एम्पावर्ड है एज कम्पेयर टू हमारे आस पड़ोस के पड़ोसी वगैरह, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। मिलते हैं फिर हम लोग आगे, और आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत शेयर कीजिएगा जितना आपसे हो सके, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और ग्रुप का लिंक आप शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।